1 से 10 तक हो गए हैं। 4B में एक आध जो है वो डेफिनेशन है और 11 में एग्जम्पशन जो है एग्जम्पशन है, लेकिन एग्जम्पशन भी हमने काफ़ी हद तक पढ़ ली हैं और वो सैलरी से रिलेटेड थी, सैलरी के चैप्टर में। यहाँ से सिर्फ आपके मुंह पे करा देंगे कि ये हमने पहले पढ़ ली हुई। 12 एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद जनाब हमने न्यूमेरिकल जो है सैलरी का हमें एक आध चाहिए, बिज़नेस की आप पे है, बिज़नेस एक आध शायद उसके साथ हम करा दें, अदरवाइज़ अब आप प्रैक्टिस करें। हाँ, एंड पे जाके जो कुछ एडजस्टमेंट है जो कि रिपीट होती हैं वो हमने क्या करनी है, ठीक है। 13वां चैप्टर हमने है इनकम जो है फॉरेन सोर्स इनकम, वो हमने मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ लिया है, जैसे फॉरेन सोर्स सैलरी चैप्टर 4A में फॉरेन सोर्स, ठीक है। इसी तरह से तो वो वाला चैप्टर है ही नहीं 13वां, क्योंकि हमने वो उसको जो है डिवाइड करके डिफरेंट है। 14 चैप्टर कौन से वाला, रिटर्न वाला हो गया, ठीक है। 15 ये करना है जो कि हम आज करने लगे हैं। 16 में आखिरी पेज कौन सी वाली बात रहती है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया था। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या हो गया था, इनकम जो है अपील की बात कर रहा हूं, अपील कितने तक हुआ है, हो गया, पक्की बात है। चले, अपील वाला हमारा हो गया, सिर्फ हमारा मेरे जहन के मुताबिक थोड़ा सैंड पे रहता है। हाँ जिसमें भी सही हुआ तो है। कौन से वाला, 2 पेज, मतलब अगर मैं कहूं कोई मुझे अगर दिखा दे किधर है किधर, या ठीक है। ओके ओके ओके, जरा हम चलते हैं 16वें पे और उसको देख लेते हैं कि उसमें से क्या रह गया है। जरा आइएगा, ये वाला जो है ये तो आपके समझाने के लिए है ना, डेट्स वगैरह डिफरेंट लिखी हुई हैं कि ये कौन सी कहां पे होती है। इससे अगर हम पीछे चलते हैं तो जी जरा देखिएगा, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया था, ये नहीं हुआ। ओके, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और अगला पेज ये रहता, क्लियर हो, ओके ठीक हो, ओके। उसके बाद आते हैं सेल्स टैक्स पे। सेल्स टैक्स का इसका एक आध पेज रहता है, बाकी पहला चैप्टर हमारा सेल्स टैक्स का। सेल्स टैक्स का दूसरा चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है, तो मेनली अब हम सबको ओवरऑल मैं बताने लगा हूं। एग्जाम्शन में कोई एक आध टॉपिक जो है रिकॉर्ड एंड ऑडिट, जो कि आज हम पढ़ेंगे, काफी हद तक हमारा हो जाएगा। 1-2 पेज हैं किसके, 16वें चैप्टर के यानी अपील वाले के, और मेनली हमारा कौन से वाला चैप्टर रहता है, सेल्स टैक्स रूल्स का। इनको हम करेंगे फर्दर। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें उसकी तो कोई हद नहीं, ठीक है। जो है किसका मिनिमम टैक्स हो चुका है आपको, मिनिमम, अच्छा उसके चैप्टर 4A की बात कर रहे हैं, नहीं वो बस ऐसे बता दिया जाएगा, वो आपके न समझने की बात है, ऊपर की लेवल की बात सिर्फ बता दिया जाएगा। चलें, खैर वापस आते हैं। मेनली हमने क्या, सेल्स टैक्स ये जो चैप्टर शुरू किया है, आपने देखा ये जरा 3 सा चैप्टर है कि कोई 5-7 पेजेस हैं जो कि हम आराम से ये कर सकते हैं। उसके बाद कौन से वाला, आज रिकॉर्ड वाला करने लगे हैं, और एक आध टॉपिक हमारा रहना है। यस, हम लिमिट के अंदर कर सकते हैं अपना सिलेबस। बाकी नेक्स्ट बात है कौन से वाली, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस जो हमें सही चाहिए वो चाहिए सेल्स टैक्स की, कम अज कम 6 से 7 क्वेश्चन एटलीस्ट, वो चाहे हमें टाइम एक्सटेंड करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, ये हमने करना है। टाइम एक्सटेंड से मेरा डेज नहीं है कि एक्स्ट्रा क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड करता, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ओके। इनकम टैक्स में एक न्यूमेरिकल और करवाएंगे, किसका, बार बार कह रहा हूं, एओपी का। बिजनेस का जोन सा आप मुश्किल ढूंढ के लेके आए कि सर ये वाला तो मेरे सर के ऊपर से गुजर गया, सैलरी वाला जोन सा जिसके बारे में ज्यादा करेंगे वो करवा देंगे। क्यों, क्योंकि अब ये नहीं है कि जनाब मैं आपको जो है एक एडजस्टमेंट के जनाब मेडिकल अलाउंस भी बता रहा हूं कि अप टू 10% ऑफ मेडिकल फैसिलिटी का फर्क बता रहा हूं, ये वाली चीजें कराने वाली नहीं है। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट जो मुश्किल है और रिपीट होती हैं
उनका एक आपको क्या दे दिया जाएगा, एक डेमो, वो करवाने वाली है। तो टोटल आज हम खड़े हैं ट्यूसडे पे, हमारे पास वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, 4 दिन है। 4 दिन, संडे भी हो सकता है अगर हमें, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। उसके बाद नहीं मतलब देखिए यही वाला वीक है, 3 तक कहा था, ओके। लेकिन अगर आपको जरूरत हो कि 3 क्वेश्चन कम से कम आपको और करवाएं तो भाई हो सकता है, क्यों, आपका ही फायदा है ना। देखिए सिलेबस कंप्लीट करवाना, प्रैक्टिस तो हमारी सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती, हमारा दिल करता है कि ये कराते जाएं, लेकिन क्या है 4 सब्जेक्ट है, पहले भी बाद में, कोई संडे अब तक ऑन नहीं हुआ, मेरी तरफ से कोई नहीं हुआ, मुझे कहा भी गया नहीं हुआ, तो यस ये वाला संडे हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। लॉन्ग बैच वालों को बार बार कहा ये एक्स्ट्रा क्लास, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, बट स्टिल हम इस चीज पे हैं कि हम आराम से अपना सिलेबस, देखिए दरमियान में ईदें आई 8-10 दिन, 1 नहीं 2, इवन आप तो मुहर्रम में भी 1.5 हफ्ता छुट्टी कर ली, ऐसा है या नहीं, क्या नहीं हुआ। 5 दिन की छुट्टी तो सैटरडे और उधर से संडे, सैटरडे को भाग जाते हैं, सैटरडे को क्लास नहीं होती क्योंकि सारे चले गए, तो आराम से आपने महीना सवा महीना छुट्टियां की हैं, ईद के 10-10 दिन जी। नहीं मेरी बात सुने, मेरी बात, गुस्सा ना करें, मैं माजरत करता हूं इन सब की तरफ से। दोबारा आते हर चीज का एक वो होता है, क्या आपको शुरू में जब आपकी बेस नहीं बनी ज्यादा पढ़ाया जाए या शुरू में थोड़ा थोड़ा पढ़ा के एंड पे ज्यादा पढ़ाया जाए जब आप हर चीज को समझने के काबिल हो गए। आप खुद नहीं देखिए, आपकी और मेरी सोच में डिफरेंस हो सकता है, क्या जो बाद में बैच शुरू हुआ है उनको भी तो कंप्लीट करवा सकते हैं, क्या आपको दौड़ नहीं लगवा सकते। आपके थे 4 सब्जेक्ट, इनके मोस्टली 2 या 3 हैं, तो एक दिन में, हाँ आप अच्छा पढ़ते होंगे, आप कहते हैं सर जी मुझे और बताएं, मुझे तो और पढ़ाना चाहिए। हमने उस बच्चे को भी पढ़ाना है जो एलजीएस से आया है, हमने उस बच्चे को भी पढ़ाना है जो राजनपुर के आगे दूर दराज टाट स्कूल से आया। हर बच्चे की नहीं, मैं समझता हूं आप विलिंग टू स्टडी हैं, बट क्या हम एक्सेप्शनल बच्चे वाला पढ़ाएं या एवरेज वाला। एवरेज वाला हमारी मजबूरी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं थोड़ा भी पढ़ाते हैं ना वो बेचारे सर को, देखिए रिटेंशन, क्या सारे बच्चे एक जितने सही हैं, क्या सबका बैकग्राउंड इधर लाहौर वाला है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कमाल के हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं बेचारे जो घर बैठ के भी बाकी स्टूडेंट से पूछता रहता है ये बता दो। हमारा मसला क्या है, जब आप अब तक पढ़ते हैं, जिस स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे थे वहां पे एक जैसे, करीब संतनगर में है तो वहीं पे आले आ गए, जो जनाब क्या डिफेंस वाले हैं तो सारे एक जैसे बच्चे करीब के आ गए, लाहौर में है तो कम से कम लाहौर के तो होंगे। हमारा मसला ये होता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट आता है ना, वो ऐसा भी होता है कि हम पढ़ा रहे होते हैं, वो कहते हैं सर जी क्या बात रिपीट किए जा रही है, और ऐसा बच्चा होता है जो 10वीं दफा जाके उसको कहता है हाँ सर जी आगे समझ, आगे पढ़ाएं, ठीक है। तो ये फर्क होता है भाई, एक जैसे ना बच्चे हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड, मुख्तलिफ बराटअप, मुख्तलिफ स्कूल लेवल के। अच्छा सारे आईकॉम के होंगे बच्चे, एफएससी वाले, क्या सारे एफएससी वाले, कोई प्री मेडिकल, कोई प्री इंजीनियरिंग, उन सबको एक जैसा पढ़ाना हम जानते हैं। यस आप इख्तलाफ कर सकते हैं हमसे, बट अगर एक बैच का हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। हर क्लास का इवन टेम्पो डिफरेंट होता है। मैं 4 बैच अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा होता हूं, हर एक को डिफरेंट पढ़ा रहा होता हूं, ओवरऑल क्लास की एक एवरेज निकालते हैं, उसके मुताबिक पढ़ते हैं। हाँ उसमें जो नीचे वाला बच्चा है वो बात जमानाज रहता है सर ने ज्यादा पढ़ा दिया, जो ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा सर ने क्या यार पढ़ा ही नहीं रहे, सिलेबस ही नहीं चल रहा। तो आप इस चीज को करें कि हमारे पास जो बच्चा आता है हमने उसको एवरेज पे लेके चलना होता है। स्टिल फिर ईद वाला ये वाला मैंने आपको बताया, ईद, फिर दूसरी ईद, फिर मुहर्रम, फिर गवर्नमेंट, वो निकाल के भी हम इस पे है। कभी आपको ऐसे कहा हो कि ये पढ़ा रहा हूं, इधर मैं बता दिया, घर से पढ़ के आना, एक एक लाइन, एक एक लफ्ज, एक एक लाइन, ठीक है। तो उसमें डबल टाइम लगता है। जो कह रहे हैं ना फलां का सिलेबस कंप्लीट हो गया, भाई स्लाइड पे पढ़ाया और जाकर भाई पढ़ना कल इधर से शुरू करेंगे, भाई फर्क है, ठीक है, फर्क है। मैं अपनी पोजीशन इसलिए कर रहा हूं कि अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, एंडिंग हम बेहतर नोट पे छोड़े, ठीक है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आता है, अगला पूरा महीना मैं हाजिर हूं, जिस टाइम आप कहेंगे मैं हाजिर हूं,
ठीक है, आप आए मेरे पास, टाइम लेके आए, ये नहीं मैं बैठा सर जी कहा था हाजिर हूं, मैं इधर आया खड़ा हूं, आप हैं ही नहीं। अच्छा, तो ये मैं मुझसे टाइम लेके जितना मर्जी टाइम ले, ठीक है, डेली कहेंगे मैं डेली आ जाऊंगा, आपको डेली टाइम चाहिए होगा, जहां जहां समझ नहीं है रिवीजन करें साथ, इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब करे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलें, रिकॉर्ड चैप्टर 15। ये तो कौन सा 14 रिकॉर्ड वाला कौन सा है? 15 है, ये तो रिटर्न आ गया। बेटा तूने तो सारे पढ़ने हैं। रिकॉर्ड एंड ऑडिट स्टार्ट करते हैं। चले, रिकॉर्ड एंड ऑडिट। अच्छा, आपको पता है कि जरा एक ओवरऑल समझ ले, एक बंदा जो सिंपल डॉक्टर है उसने क्या रिकॉर्ड रखना है अपने पास? कितने मरीज आए, कितना मेरा खर्चा हुआ, कितना मेरा बिजली का बिल आता है। देखिए बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर है। अब एक बंदा जो बिजनेस कर रहा है बट ट्रेडिंग करता है, उसने क्या करना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने की सेल हुई, कितनी कॉस्ट ऑफ सेल थी। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया, ठीक है। उधर से उसका क्या बनेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, साथ में एडमिन, सेलिंग, जनरल टाइप कोई एक्सपेंसेस होंगे, होता है ऐसा, ये हो गया। अब आगे चले, एक बंदा जो मैन्युफैक्चरर है, उसका रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, तो उसका थोड़ा सा क्या हो जाएगा फिर। अब उसके एसेट ज्यादा होंगे तो डेप्रीसिएशन में, ठीक है, वो सारा, ठीक है। फिर जब बड़ा हो गया 3 मिलियन से ज्यादा है तो वो ऑडिटेड अकाउंट्स भी ना सिर्फ रिकॉर्ड रखेगा बल्कि क्या करेगा? ऑडिट, क्लियर हो गया। तो ये रिकॉर्ड रखना है 6 साल तक, कभी भी मांग सकते हैं क्योंकि नोटिस भी 6 साल तक आ सकता है। 5 साल फ्रॉम द ईयर इन विच द रिटर्न, पता नहीं फाइल, ठीक है, पता नहीं कुछ इस तरह से था। 6 साल तक वो नोटिस भेज सकता है। तो आपने भी रिकॉर्ड कितने साल तक रखना है? 6 साल। क्या एक छोटा सा दुकान का बिजनेस और एक बड़ा मैन्युफैक्चरर, उनका रिकॉर्ड एक जैसा होगा? नहीं, बड़ा फर्क होगा। तो ये फर्क हम पढ़ने लेंगे। अच्छा, ये बताएं रिसीट, चले ये बताएं कि जब सेल होती है, आपको बताया गया है कि पहले उसका सेल का ऑर्डर बनता है, सेल ऑर्डर बता देता हूं, इसका मतलब है नहीं पढ़ा, पहली बात पे चुप है तो इसका मतलब है कोई पता नहीं। जरा सुनिएगा, एक बंदा आया, कस्टमर कहता है ये पैसे ले ले और मुझे चीज दे दें, ठीक है, पैसे ले ले। एक बंदा आया, मुझे उधार दे दे, चुप करके उसको चीज दे दे। अप्रूवल, अप्रूवल। कुछ बंदे होते हैं जिनका अप्रूवल होती है कि ये जब भी है इसको उधार दे देना है, उधार चाहे लाख का ले चाहे करोड़ रुपए का ले जाए। अपर लिमिट, अगर उसकी अप्रूवल है वो उसकी हैसियत और उसकी हिस्ट्री देख के लिया जाता है। अगर उसकी अप्रूवल है 10 लाख की, क्या वो 15 लाख का उधार ले सकता है? नहीं। ये एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं सेल ऑर्डर डिपार्टमेंट। वो कहेगा, वो एक उसको सेल ऑर्डर बना देगा, ओके जनाब आपने 15 लाख की सेल कही तो जनाब 15 लाख की सेल ओके है, आप जाएं सामान ले लें। तो एक डिपार्टमेंट होता है, उसको कहते हैं गुड डिस्पैच डिपार्टमेंट। उसको क्या कहते हैं? गुड। ये सेल ऑर्डर लेगा और किसके पास चला जाएगा? गुड डिस्पैचमेंट। वो देखेगा, ओके तेरी अप्रूवल है, सीएफओ के साइन है, फलां के साइन है, फलां के साइन है, ओके ठीक है। वो उसको चीजें दे देगा और साथ में बना देगा एक नोट जिसको कहते हैं गुड डिस्पैच नोट। गुड डिस्पैच नोट बन गया। अब चीजें चली गई, अब ये वाला जाएगा इनवाइस वाले डिपार्टमेंट के पास। वो देखेंगे इतनी चीजें गई, इतना रेट है, इतनी क्वांटिटी, इतना रेट, इतना टोटल हो गया, इस पे इतना सेल्स टैक्स, इतनी टोटल, इतनी अमाउंट। वो क्या बनाएगा?
इनवाइस सेक्शन 23 बताता है इनवाइस में, कल परसों पढ़ा, इनवाइस में क्या क्या चीज होनी चाहिए। क्या उसने एंट्री की है डेबिट क्रेडिट? नहीं, उसने सिर्फ क्या बना दिया है, इनवाइसिंग डिपार्टमेंट होता है, फिर इनवाइस से जाती है जीएल डिपार्टमेंट में, वो अकाउंटेंट है जो इनवाइस को देखेगा, वो कहेगा डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। क्लियर है? तो यहां पे एंट्री होगी। क्लियर है? जीएल में वो बनाएगा वाउचर। ये क्या बला है? वाउचर ऐसा होता है जिस पे डेबिट भी होता है, जिस पे क्रेडिट। अगर कैश के अगेंस्ट हो तो क्या है, कैशियर के पास पैसे जाएंगे, वो एंट्री कर लेगा कि जनाब मेरे पास नहीं, एंट्री ये करेगा, वो कहेगा मुझे पैसे दो, कितने, अभी तुमने कहा है कैश डेबिट और सेल क्रेडिट, पैसे किधर हैं? तो कैशियर क्या रखेगा, पैसे। एंट्री कौन करेगा, जो जीएल वाला। अगर आप कहोगे ना किसी को जो इनवाइस बना रहा है, यार डेबिट क्या किया है, वो कहेगा मुझे नहीं पता डेबिट क्रेडिट क्या होता है, मैंने तो देखा इतनी चीजें गई हैं, वो मैंने कहा इतनी चीजें, इतना रेट, इतने पैसे, और मुझे एक उन्होंने बताया 18% लगाना है, वो 18% लगा के मैंने इनवाइस बना दिया, मुझे नहीं पता डेबिट क्रेडिट क्या होता है। यहां से खेल शुरू होता है अकाउंटिंग का, इससे पीछे भी, ठीक है, डेबिट क्रेडिट से आगे जहां और भी हैं। ठीक है, तो ये जो आपको पता नहीं था, ये अक्सर पता नहीं था, नहीं पता था, ये सारा सिस्टम होता है। अब जनाब क्या हो गया, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अब बनेगा वाउचर। ये मैं बड़े मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूं, ठीक है। किसी दुकान वाले से कह रहे हो तेरा इनवाइस डिपार्टमेंट कहां है, वो कहेगा भाई तू ये बता तेरा घर कहां है, वापस उधर चला जा, मुझे काम करने दे। ठीक है, तो भाई ये एक बड़े फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, नेस्ले की बात कर रहा हूं, कोक की बात कर रहा हूं। ठीक है, लें जी। अब होगा डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, इसको कहते हैं वाउचर। बताएं वाउचर के पीछे कौन सी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगी हो, सेल ऑर्डर, गुड डिस्पैच नोट और इनवाइस, और अक्सर अप्रूवल अलहदा भी लगी होती हैं, सीएफओ की अप्रूवल है ये वो, तो ये 3 डॉक्यूमेंट उसके साथ लगे होंगे, उसको कहेंगे वाउचर। क्लियर है? अब जनाब हो गया। अब आगे बनती हैं एजिंग। ये क्या बला है एजिंग, क्या बस छोड़ दें, दे गया डेटर डेबिट, क्या मत तक डेबिट, हाँ एजिंग बनाएंगे। 180 दिन का पीरियड है तो उसको पहले से याद करवाना शुरू कर देंगे, भाई फलान दिन आपका पीरियड क्या हो रहा है, एक्सपायर, या तो पहले पैसे देगा, ठीक है, या फिर आके पीरियड का क्या कराएं, एक्सटेंड करवाएं। अदरवाइज हम जिसका 180 पीरियड था, लें जी अकाउंटेंट ने देखा सबको 600 दिन हो गए हैं, तो वो कहेगा डेटर क्रेडिट पता नहीं प्रोविजन डाउटफुल, समझ लें कि टाइम ज्यादा हो गया है, कोई नहीं आने, ठीक है, कोई नहीं आने, या बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट जो भी आप देख लें। क्लियर है? ये सिस्टम चल रहा होता है, इसको क्या कहते हैं, वाउचर। अब जो सेल होती है तो सेल की क्या होती है, इनवाइस। इसी तरह से फिर परचेज का सिस्टम होता है, परचेज मुंह उठा के नहीं कर लेनी, ठीक है। हाँ भाई, जैसे एक रेस्टोरेंट है, जरा सुने, एक रेस्टोरेंट है, तो जनाब अभी किसी कस्टमर ने कहा है कि मुझे चिकन कढ़ाई बना के दे, अब सर जोड़ के बैठे हैं किधर से चिकन ले, ऐसा ही होता है। या कोई प्री क्वालिफाइड बंदे होते हैं जिनसे डेली चिकन आता ही रहता है, जैसे कि केएफसी वाले हैं, केएफसी वाले हैं, उनका चिकन कभी खत्म नहीं होता। ये नहीं है कि पीछे उन्होंने डरबा बनाया हुआ है, वो केएनएन के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है और उनका पूरा सर्वे हो चुका होता है, री ऑर्डर लेवल पता नहीं ये क्या होता है, खत्म होने से पहले ऑर्डर दे दो, ठीक है, सेफ्टी स्टॉक, बिल्कुल ऐसा। तो कभी भी उन्होंने सर्वे करा, ऐसे नहीं दुनिया पे टॉप पे केएफसी, उन्हें पता है ईद के दौरान कितना होता है, उससे थोड़ा ज्यादा रखते हैं, उनको पता होता है हॉलीडेज पे ज्यादा चिकन लगता है, क्या लगता है, उसका स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, और उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया होता है केएनएन से, तो चाहे हो जाए 1200 का, चाहे हो जाए 250 का, हमने आपसे 750 रुपए का पर केजी लेना ही लेना, ये हैजिंग बिल्कुल। तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जो है नुकसान से बचने के लिए के बजाय कल को शॉर्टेज हो जाए, चाहे शॉर्टेज हो जाए, केएफसी पे शॉर्टेज नहीं होगी, तो ये एक सिस्टम होता है। तो फिर अब जो चिकन का ऑर्डर देंगे किसको देंगे, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट किसको देगा, प्री क्वालिफाइड वेंडर को, और वो कौन है,
KNNs को ऑर्डर देंगे, ऑर्डर देने वाला और होगा, उससे पहले रिक्विजिशन वाला और होगा जो कहेगा भाई चिकन खत्म होने वाला है, जरा क्या करो ऑर्डर दे दो, वो ऑर्डर दे दें। या बल्कि इनका तो एक स्टैंडर्ड होता है, डेली मेरा ऑलमोस्ट इतना लग जाता है, तो वो पहले भी आ जाता है। लेकिन अगर कोई कंपनी है और उसका रॉ मटेरियल किस पे है, री ऑर्डर लेवल पे आ गया, तो वो क्या कर देते हैं, ऑर्डर दे देते। ऑर्डर रिक्विजिशन देने वाला और ऑर्डर देने वाला और, वो ऑर्डर दे देता है। फिर जब माल आ जाता है तो गुड रिसीट नोट बनता है। गुड रिसीट नोट बनेगा, चीजें आ गई, वो किसको बचाएगा, वो जनाब इसको जीएल को भेजेगा, ये चीजें आ गई हैं तो इसको क्या कर लो, एंट्री कर दो। उसके साथ इनवाइस लगी होगी क्योंकि उनका भी सिस्टम है, ऑर्डर, इनवाइस, गुड डिस्पैच नोट, उन्होंने एंट्री की और इनवाइस हमारे पास आ गई, हमने उस इनवाइस को देख के क्या कर ली, एंट्री कर ली। फिर पेमेंट करनी होती है, क्या बस भूल जाएं, ठीक है, परचेजेस डेबिट और जो है पेएबल क्रेडिट तो भूल जाए, नहीं, पेमेंट करनी होती, पेमेंट ऐसे कर लें, खैर है कोई मसला नहीं। या उसके लिए अप्रूवल होती है, CFO अप्रूव करता है, पेमेंट ऐसे नहीं होती मुंह उठा के, या तो फिर पेमेंट किए जाए, चीजें चेक होती है, कोई अप्रूवल होती है, गुड रिसीट के वो होते हैं, रिक्विजिशन वाले का होता है, क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज चेक होती है, तो फिर ये सारा एक सिस्टम होता है। ये सारा रिकॉर्ड संभाल के रखना पड़ता है। क्लियर हो गया, सेल इनवाइस, परचेज इनवाइस, वाउचर, समझ आ गया। इस तरह की कुछ चीजें होंगी, मैं एक एक चीज के बारे में आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। वैसे तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वैसे आपको कहता था जनाब वो वाउचर संभाल के रखते हैं, तो शायद आपको पता ना चलता, लेकिन अब आपको पता चल गया वाउचर कौन बनाता है, जीएल वाला। एक डेबिट एक क्रेडिट, जो डेबिट वाला होगा वो लेजर में चला जाएगा, किसके, कस्टमर के। कल को कस्टमर खरीदने आएगा तो उसका फौरन लेजर खोलेंगे, भाईजान पिछले पैसे नहीं दिए तूने, वो कैसे पता चलेगा, लेजर से। फिर इन सारे लेजर का बैलेंस जाता है ट्रायल बैलेंस में, वहां से फिर क्या बनती है। तो ये एक पूरा सिस्टम है। हम जीएल से आगे शुरू करते हैं, इससे आगे जो है हमारा काम होता है किस तक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, कोई इतबार नहीं करता तो हम ऑडिटर से ऑडिट करवाते हैं ताकि लोग हम पे इतबार करें। ऑडिटर अपने रिश्तेदार दोस्त होता है या थर्ड पार्टी है, वो स्टैंप लगाते हैं, और अगर वो गलत स्टैंप लगा दे, कल ही हमने पढ़ा है, तो आई कैप को फिर उसकी शिकायत लगती है कि ये गलत काम कर रहा है, ठीक है। और वो आप कैफ 8 में पढ़ेंगे, इससे आगे की कहानी। 30 जून तक की कहानी ये है कि ये सारा कुछ होगा। इसी तरह से एक्सपेंस, अच्छा कुछ पे ज्यादा, इतने सारे डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, स्टेशनरी के लिए भी इतने सारे डिपार्टमेंट होने चाहिए, जहर स्टेशनरी खरीदनी है, हाँ उसके लिए फिर जरा कम होंगे, क्लियर होंगे, उसके लिए फिर इतने डिपार्टमेंट नहीं, क्योंकि वो मेजर पार्ट नहीं है। सेल परचेज मेजर पार्ट है, लेकिन स्टेशनरी वो 2 लाख की 4 लाख मैक्सिमम कितनी होगी, जहां पे करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है, कितनी एक स्टेशनरी। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं डिपार्टमेंट, फिर एक खरीदता है, दूसरा उसको अप्रूव करता है, फिर पेमेंट कर देते हैं। तो उसके लिए तो इसको कहते हैं मटीरियलिटी, जितनी चीज बड़ी है उसके लिए उतने डिपार्टमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एक काम करे दूसरा करे, चाह के फ्रॉड भी करना हो तो फिर सबको मिलाना पड़े। देखें चीजें कम आई हैं, उसने कहा जी ज्यादा आ गई हैं, ठीक है, लेकिन पेमेंट किसको जानी है, या उसने करनी है कि वो जेब से निकाले और अपने पास रख ले, नहीं, पेमेंट तो किसी और ने करनी है, वो कैशियर है, रिकॉर्ड कैशियर ने करना है, रिकॉर्ड किसने करना है। तो ये इसको कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। फिर हर एक स्टेप पे एक डॉक्यूमेंट बनता है। वाउचर के साथ हमेशा डॉक्यूमेंट, जब आप ऑर्डर करने जाते हैं आप कहते हैं लेजर खोलते हैं, क्या खोलते हैं, किसी का भी लेजर में कहते हैं ये ट्रांजैक्शन मुझे चाहिए, उसके वाउचर होंगे पीछे, एक डेबिट एक क्रेडिट, क्लियर। डेटर का आपने वो किया तो ये इस सेल का मुझे वाउचर चाहिए, तो उस सेल में क्या होगा, वो क्रेडिट सेल होगी या क्या होगी, डेबिट सेल। तो जब वाउचर आएगा तो साथ में क्या लगा हुआ होगा, सेल इनवाइस, गुड रिसीट नोट, और कौन से वाला, सेल ऑर्डर। इसी तरह से फिर ये सारे डॉक्यूमेंट लगे होते हैं, फिर हम उनको चेक करते हैं, और इसी चीज का नाम क्या है, ऑडिट। इस चीज का क्या नाम है, ऑडिट। चले किसी हद तक हमें पता चल गया रिकॉर्ड एंड, इस चैप्टर का नाम भी क्या है, रिकॉर्ड एंड ऑडिट। रिकॉर्ड रखो ताकि हम आपको नोटिस भेजें, और आपका क्या, ये अब टैक्स वाले कह रहे हैं, एक ऑडिट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, एक कौन से वाला, जैसे ही नोटिस आता है क्या शुरू हो जाता है, और ये हमने पढ़ा
पढ़ा था ना, यानी छानबीन शुरू हो जाती। ठीक है, अपने पास रिकॉर्ड रखो ताकि तुम्हारा क्या रखें, ठीक है, ताकि तुम्हारा हम क्या कर सकें कल को ऑडिट। कब तक रखना है रिकॉर्ड? ठीक, लेकिन अगर वो केस शुरू हो गया तो जब तक केस क्लोज नहीं होगा तब तक हमें सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। चलें जरा पढ़ते हैं आप रिकॉर्ड। अब जो जो चीजें आती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा ये कौन से स्टेप पे हैं। रिकॉर्ड्स हैं, जो ब्रांड लारा वाला 400 वाला वो रिकॉर्ड है। अच्छा चलें ठीक है। एवरी टैक्स पेयर शैल मेंटेन इन पाकिस्तान, ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड अकाउंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड। ठीक है, ओके जी। प्रेस्क्राइब एवरी टैक्स पेयर पता नहीं सेल्स टैक्स में भी टैक्स पेयर ही कहते हैं। अच्छा अच्छा। कमिश्नर में डिसअलाउ डिडक्शन मतलब खर्चा, वो चीजें जो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आती, ऐसा ही है। बड़े परेशान हो गए। ओ भाई सेल होगी तो क्रेडिट होगी, अदर इनकम होगी तो क्रेडिट होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे कौन सी चीज आती है? एक्सपेंस ही आएंगे ना। डिडक्शन हम उनको क्या कहते हैं? डिडक्शन। कमिश्नर में डिसअलाउ डिडक्शन इफ टैक्स पेयर डू नॉट प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन। भाई तुमने कहा है मेरे इतना रिपेयर एक्सपेंस हुआ है, वाउचर ले आओ। वो कहते सर जी वाउचर तो नहीं रखते हम। वो कहते भाईजान 6 साल तक रखना है। कहते सर जी 7वां साल है। वो कहता नोटिस तुम्हें हो गया 1.5 साल हुए, जब तक ये अब काम पूरा नहीं होगा रिकॉर्ड को कुछ नहीं कहना। ठीक है, आपने देखा नहीं जब भी रोला होता है, ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं जला देते। जीएसटी डिपार्टमेंट का रोला होता है उसकी आग नहीं लग जाती, यही रोला होता है। रिकॉर्ड सही नहीं रखा होता कहते हो आग लग गई। नहीं जी, जैसे शरीकों को अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल बी मेंटेन फॉर आफ्टर द एंड ऑफ टैक्स ईयर टू विच दे रिलेट्स। तो मार्च वाला 26 मार्च को सेल हुई है, कब तक रखना? 26 मार्च 2024 को सेल हुई है, खत्म कब होगा? 30/6/2024। आगे कितने साल? कब खत्म? 2030 तक। आप रहे न रहे रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, इन केस अच्छा ऐसा ही है, कंपनीज रहती हैं, लोग आते मेरे ख्याल में जब ये रिटायर हुआ है स्टीव जॉब तो खत्म चले। अच्छा अच्छा लें जी। इज पेंडिंग इफ जो है प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब केस वगैरह चल रहे हैं, रिकॉर्ड विल बी केप्ट टिल फाइनल डिसीजन। चाहे 6 साल फिर गुजर गए, 7 गुजर गए। पेंडिंग प्रोसीडिंग से क्या मुराद है? असेसमेंट वाली प्रोसीडिंग, मतलब कमिश्नर ने क्या भेजा हुआ है? नोटिस भेजा हुआ है। अपील वाली प्रोसीडिंग, कमिश्नर का नोटिस पसंद नहीं आया, सॉरी ऑर्डर पसंद नहीं आया, तो आप किधर चले गए? अपील में। एनी प्रोसीडिंग बिफोर एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। आप इनको कोई पसंद नहीं, आपने कहा दरमियान में एक रास्ता निकालते हैं, और वो क्या कहलाता है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। चले जरा आगे देखते हैं। टाइम ऑफ 6 ईयर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फॉरेन सोर्स इनकम। पहले भी ये कहीं पे जिक्र हुआ था फॉरेन सोर्स इनकम का। उसने कहा था कि बाकी सब का इतना इतना टाइम है, लेकिन फॉरेन सोर्स एसेट है या पता नहीं फॉरेन सोर्स स्टेटमेंट के लिए कोई टाइम नहीं है। ठीक है, वो पता नहीं कुछ कहा था कि नोटिस भेज सकता है। खैर, एसेट एक्सपेंस एटसेट्रा, सो टैक्स पेयर विल मेंटेन रिकॉर्ड फॉर इनडेफिनेट पीरियड। तो फॉरेन सोर्स के लिए 6 साल नहीं है, फॉरेन सोर्स की जो इनकम है वो अपने सारी जिंदगी संभाल के रखना है। चले, द डिडक्शन, पता नहीं क्या बला है। द डिडक्शन मीन्स एनी अमाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, या डेबिट टू किस पे? रिसीट्स एंड एक्सपेंस ऑन द प्रॉफिट ऑन रिसीट एंड एक्सपेंस अकाउंट होता है, या फिर क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। रिसीट एंड एक्सपेंस पता नहीं कौन सा होता है। हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो रिसीट एंड एक्सपेंस होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसको कहते हैं। और बाकी किसका होगा? उसकी डेबिट साइड पे जो जो आइटम आएंगे वो क्या कहलाएंगे? डिडक्शन, जिनको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। चले, कमिश्नर में रिक्वायर्ड एनी पर्सन टू इंस्टॉल एंड यूज कौन से वाला? इलेक्ट्रॉनिक्स टैक्स रजिस्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जिधर वो पैसे पड़े होते हैं और सारा सिस्टम होता है। ओके, इट विल बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट कौन से वाली? टैक्स। पीओएस लगाओ, अपनी सारी मशीन भी रखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर भी रखो, कितना कैश आ रहा है कितना जा रहा है सारा रिकॉर्ड किया जाए। चलें,
प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट, कौन कौन सी किताबें रखनी हैं, पता नहीं सेल्स डे बुक होती है, परचेज डे, तो बुक्स का मुराद ये नहीं कि पूरी किताब, मतलब रिकॉर्ड, तो कौन कौन सा रिकॉर्ड रखना है जरा आइएगा। एवरी टैक्स पेयर डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, ये वाला रिकॉर्ड रखना ही रखना, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, ये वाली चीजें रखेंगे। एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। नीचे आए दूसरे पे देते हैं, एवरी टैक्स पेयर अदर देन कंपनीज डिराइविंग इनकम अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये जो नीचे वाला ये वाला रिकॉर्ड है जो कि 2 पेयर है, ये कंपनीज के अलावा बाकियों के लिए, वो कौन होते हैं, इंडिविजुअल और एओपी। अब ये दूसरा पॉइंट है, जरा देखिएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट है, जरा देखिएगा। दूसरे पॉइंट को वो ऊपर चलते हैं तो ये दूसरा पॉइंट है, उसी में 1 है, जरा देखिए। इसका मतलब है कंपनी के अलावा कौन, इंडिविजुअल या एओपी, नंबर 1 उसका जो उसकी इनकम है वो कितनी तक है, 5 लाख की है या नया टैक्स पेयर है, बिजनेस अभी स्टार्ट किया है या पहले वाला रिकॉर्ड देखा जाए तो उसकी इनकम कितनी है, इसमें कंपनी शामिल होगी, कंपनी के अलावा, ठीक है, तो वो ये वाला रिकॉर्ड रखेगा। पढ़ लेते हैं कौन से वाला, आगे चलते हैं। कंपनी के अलावा कोई बिजनेस है, ठीक है, और उसकी इनकम कितनी है, 5 लाख से ज्यादा, या वो क्या है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या कमीशन एजेंट। क्लियर हो गया। तो ऊपर हम फिर चलते हैं, ये वाले सारे बिजनेसेस के लिए, ये वाला अब जो 2 है वो किसके लिए, कंपनी के अलावा बिजनेस, उसमें से कंपनी के अलावा लेकिन 5 लाख से कम इनकम है या नया बिजनेस है। और ये कौन से वाला, उसके बाद वाला 5 लाख से ज्यादा इनकम है या डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर। आगे चलते हैं, 3 पे आते हैं, किधर गया ये, कहीं पे मिक्स हो गया, नहीं क्लोज नहीं, कोई शायद ना पेज का मसला है, मैं दोबारा इसको ले आता हूं, सिर्फ मुझे 1 मिनट देने, शायद ये इंसर्ट होने में कोई प्रॉब्लम आया, एकदम से उसने दुनिया ही बदल दी। नहीं 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 नहीं, अब 2 में क्या, सॉरी 2 पे थे, 3 पे आते, प्रोफेशनल्स लाइक, कौन से वाला, अभी तक हमने पढ़े हैं इंडिविजुअल और एओपी, एक जिसकी 5 लाख से क्या हो, कम इनकम हो या नया बिजनेस हो, या 5 लाख, दूसरा क्या है 5 लाख से ज्यादा की इनकम है या डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर है। अभी तीसरे को छोड़ दें, चौथे पे है मैन्युफैक्चरर, जिसका टर्नओवर किससे, इसका मतलब है ऊपर जो 5 लाख से ज्यादा वाला था वो मैन्युफैक्चरर नहीं था, अभी भी कंपनी नहीं है लेकिन मैन्युफैक्चरर, और टर्नओवर क्या है 2.5 मिलियन से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद ऊपर चलते हैं, द प्रोफेशनल लाइक, कौन से वाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लीगल प्रैक्टिशनर है, वगैरह वगैरह। और एंड पे आते हैं वो सारे कौन से वाले, इनकम जो बिजनेस के अलावा होते हैं, कौन से, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, और कौन से वाला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये कौन से वाले रिकॉर्ड रखें, ये हमारा टारगेट है। लेकिन जी स्टार्ट करते हैं। अभी कंपनी, चूंकि कंपनी हमारे सिलेबस में अच्छा चले आ जाए जरा, हम शुरू करते हैं। हर टैक्स पेयर ने जो इनकम फ्रॉम बिजनेस से अर्न कर रहा है उसने क्या क्या रखना है, मनी रिसीव्ड, पहला मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड एंड देयर डिटेल, पैसे कहां से आए, कहां पे लगे, ये वाली डिटेल रखनी ही रखनी है। क्लियर है। दूसरा जरा सुने, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड ऑब्टेन्ड, जितनी सेल हुई, जितनी परचेज हुई, और जितनी जो है गुड्स और सर्विसेज ली, और जितनी गुड्स और सर्विसेज सेल की, उनका रिकॉर्ड रखना। जरा ऑल एसेट ऑफ टैक्स पेयर, उनका रिकॉर्ड रखने की कोई जरूरत नहीं, हम डेप्रिसिएशन भी तो क्लेम करते हैं,
और बाज दफा पता नहीं वो बाज दफा इनिशियल अलाउंस होता है एप्लीजेबल, तो हर एक का हिसाब रखना पड़ेगा ना। आपने लीज पे एसेट ले लिया तो चुप करके भूल जाए, कल को वो आपके नाम पे होगा, ठीक है, तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज 100 और तरह के रोले होते हैं, फिक्स एसेट शेड्यूल नहीं बनता। तो कल को कोई पूछे ये कैसे आपने 10 लाख का एसेट कौन सा रखा हुआ है, वो कहते हैं हमारे मुताबिक आपने ये कार जो है 87 लाख की ले ली है, इसको तो रिस्ट्रिक्ट करना था। चले ठीक है, ओके। ऑल लाइबिलिटीज ऑफ टैक्स पेयर, चले ओके। इन केस ऑफ टैक्स पेयर इंगेज इन द असेंबली, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग लाइक एक्टिविटीज, तो उसको फिर क्या करना, ऑल आइटम ऑफ कॉस्ट टू जो है ऑल आइटम ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मटीरियल, लेबर एंड इनपुट। तो आपने इनपुट रखना है नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 कौन से वाला वर्क इन प्रोसेस, और कौन से वाला फिनिश गुड्स। और इन रॉ मटेरियल पता नहीं कॉस्टिंग होती है, कॉस्ट का कोई आपको कोई पढ़ाते हैं कोई कॉस्ट वगैरह, कॉस्ट अच्छा पढ़ते हैं। नहीं जी, द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल मेंटेन कितने तक, ये तो आपको पता है, ये आपको पता है। तो अब तक हमने जो पढ़ा वापस आते हैं, आपने जहां से पैसा आया जहां लगाया हिसाब रखना है, सेल और परचेज का हिसाब रखना है, एसेट का रखना है, लाइबिलिटीज का, और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो कॉस्ट में जितने आइटम होंगे उनकी कॉस्टिंग का हिसाब भी रखना है। कितने तक रखना है, 6 साल तक। चले ओके, अब जनाब पढ़ने लगे हैं कौन से वाले, जब जो है बिजनेस इनकम है कितने तक, 5 लाख तक, या नया बिजनेस शुरू किया है। बहुत ज्यादा कंप्लेक्सिटी होगी या कम होगी, कम, जरा देखते हैं। अच्छा ये बताएं कि एक बाज़ दफा आपने देखा है आपको पास आते हैं तो वो आपको ऐसे कोई चीज लिख के फाड़ के दे देते हैं, वो बाज़ दफा डुप्लीकेट होता है, एक रिकॉर्ड उनके पास रह जाता है, एक अच्छा अब जरा सुनिएगा, एक बंदे ने कॉपी रखी हुई है कैशियर को दी हुई है कि जिससे पैसे लो, उस पर क्या कर लिया, उस कॉपी पे पहले पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इसी तरह से आगे करते करते 100 कॉपियां हैं। उनमें से एक उसने किसी को उसने रिसीट तो बना के दी, लेकिन पैसे जेब में रख लिए और उसमें से फाड़ लिया एक पेपर, क्या पकड़ा जाएगा? क्यों? क्योंकि वो कहेंगे भाईजान 58 वाला है, 59 वाला गायब है। इसको कहते हैं सीरियली नंबर, सीरियली क्या नंबर्ड। फिर उन पे डेट होती है, हर डेट का, जैसे आज मुझे पता है 100 स्टूडेंट आने हैं तो मैंने 100 पेजेस पे आज की डेट लिख के उसको दे दी, ठीक है, बिरयानी के लिए, ठीक है, लें जी। तो 100 स्टूडेंट की नहीं गलत अच्छा चल खैर वापस आते हैं। तो भाई जरा देखिएगा अब, सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड कौन से वाले, कैश मेमो होने हैं, लेकिन कौन से वाले, ताकि दरमियान में अगर वो कोई गलती करे या चोरी करे तो मैं कहूं ये वाली, अक्सर दुकानों पे लिखा होता है अगर आपको इनवाइस ना दे तो आपका मुफ्त है ऑर्डर। वो क्यों होता है? क्योंकि वो पैसे आपको इनवाइस नहीं दे, चीज आपको दे के आपसे पैसे ले लेंगे। तो वो कहते हैं कौन से वाली, ये वहां होती है जहां पे ब्रांचेस ज्यादा, क्या गवर्नमेंट का मालिक हर ब्रांच पे बैठता है? तो वो कहते हैं कि जनाब अगर आपको ये इनवाइस ना देना, आपका ऑर्डर मुफ्त, आप हमें बताएं बस, ठीक है। तो इस सूरत में चले, इनवाइस ये क्या बला है? इनवाइस डिपार्टमेंट में एक जगह पे कहीं पे इनवाइस, यकीनन जीएल वाले बनाते होंगे, उससे पिछला डिपार्टमेंट जिसके पास क्या आया था, गुड रिसीट, ओके, रिसीट फॉर ईच ट्रांजैक्शन, या इनवाइस होती है या क्या होती है, रिसीट होती है, सेल आर रिसीट कंटेनिंग द फॉलोइंग, उसमें कुछ ना कुछ इनवाइस पे, उस रिसीट में उस पर कुछ ना कुछ लिखा होगा, टैक्स पेयर का नेम होगा, नेम ऑफ हिज सेक्शन 23, नेम ऑफ हिज बिजनेस, एड्रेस, नेशनल टैक्स नंबर, CNIC और सेल्स टैक्स STR। क्लियर हो गया? जरा आगे देखते हैं, डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड, या डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी रेट और टोटल था कहीं पे? चले आगे चलते हैं, वेयर ईच ट्रांजैक्शन डज नॉट एक्सीड 100। देखिए एक बंदे के पास वो कहते हैं हर जो भी सेल करो ना उसकी क्या बना के दो, इनवाइस। लेकिन एक बंदा है उसके पास 10 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, वो कहते हैं भाईजान इतनी मेरी सेल नहीं होती जितना मेरा पेपर लग जाता है।
तो वो फिर ऐसी सूरत में जब 100 रुपए से कम की हूं तो कहते हैं शाम को एक इनवाइस बना लिया करो। पूरे दिन जितनी सेल हुई है ना, तो शाम को क्या किया करो, एक इनवाइस बना लिया करो। उसकी बात करना, वेयर ईच ट्रांजैक्शन डज नॉट एक्सीड कितना, 100 रुपए आर मोर, जो कैश मेमोज पर डे फॉर ऑल ट्रांजैक्शन। तो फिर हर एक चीज की ना बनाओ, शाम को एक इनवाइस बना के अपने पास रख लो कि मेरी इतनी सेल हुई है। डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट, सेल, पेमेंट, परचेजेस, एक्सपेंसेस, अ सिंगल एंट्री इन जो है रिस्पेक्ट ऑफ डेली रिसीट। अच्छा, सिंगल एंट्री डबल एंट्री समझते हैं? जिसकी 5 लाख से कम इनकम है, महीना इनकम कितनी, 40,000 के करीब है, वो यकीनन 80,000 वाला अकाउंटेंट रखेगा, उसको यकीनन डेबिट क्रेडिट का पता होगा। इस सूरत में उसे कहते हैं भाईजान तेरे लिए रियायत है, तू क्या रख लिया कर, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का तो पता है ना, आम जितने भी बिजनेसमैन है वो सिंगल एंट्री पे रखते हैं। वो सेल होगी तो वो ये नहीं कहेंगे कैश डेबिट और सेल क्रेडिट, वो कहेंगे वसूल पाए, आगे वो इतना कर लेंगे कि मैंने इतने पैसे वसूल पाए, ठीक है। वो कैश को टैली करेगा, वो डबल एंट्री नहीं करेगा। तो उनके लिए क्या कह रहा है जरा देखिएगा, सिंगल एंट्री इन जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेली रसीद कैश। तो आप कहीं ना कहीं पे उसको नोट कर लिया करो, क्योंकि आप क्या है, छोटा बिजनेस है। और आखिरी वाउचर ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस, वाउचर के बारे में बताने की जरूरत है। अगर सिंगल एंट्री करते हो तो सिंगल एंट्री वाला, और अगर डबल एंट्री करते हो तो डबल एंट्री वाला। लें जी, टैक्स पेयर विद बिजनेस इनकम एक्सीडिंग, और कौन से वाले, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर। उससे आगे चले तो एक बहुत बड़ा है मैन्युफैक्चरर विद टर्नओवर एक्सीडिंग, कौन से वाला। अच्छा जरा ये कौन सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कौन सा एक पढ़ा दूं बाकी पढ़ लोगे, एक दूसरा पढ़ लोगे। मैन्युफैक्चरर पढ़ा दूं या मैन्युफैक्चरर में ज्यादा होंगे, मैन्युफैक्चरर में ज्यादा कंप्लीट। ओके जरा आप सुनिएगा, मैन्युफैक्चरर है ये वही होगा जिसने बड़े बड़े डिपार्टमेंट बनाए हैं, ये वही है जिसने अपना अकाउंटेंट भी रखा हुआ है, ये वही है जो रॉ मटेरियल को लहदा देखता है, वर्क इन प्रोसेस को लहदा देखता है और फिनिश गुड्स को लहदा। ये वही है जिसके रॉ मटेरियल एसी बनाता है तो इसमें सिर्फ लोहा होगा, इसमें प्लास्टिक भी होगी, इसमें कॉपर भी होगा, तो रॉ मटेरियल भी कई तरह का होगा। मैन्युफैक्चरर है तो ये कुछ लेके आता होगा और दीवार में लगाता हो, हम कहते हैं इनपुट नहीं है, लेकिन अगर मशीन में लगाता है तो हम कहते हैं इनपुट है, ठीक है। चलें बस ये इस तरह का बंदा है, पकड़ा गया। सीरियली नंबर डेटेड कौन से वाला, सीरियली नंबर डेटेड कौन से वाला, कैश मेमो कह दें उसको, इनवॉइस कह दें उसको, कह दें रिसीट कह दें, नहीं बेटा आपस में बातें करें प्लीज ना करें, ठीक है। फॉलोइंग टैक्स, अब जरा देखिए उसने ए बी सी करके अलग-अलग लिख लिया, क्योंकि ये इनवाइस किसकी बन रही है, मैन्युफैक्चरर की। उसको रिसीट भी कह रहा है, उसको कैश मेमो भी कह रहा है। जरा आइएगा, टैक्स पेयर का नाम हो, बिजनेस का नाम हो, CNAC, और ये डिस्क्रिप्शन गुड्स, और ये, और जहां पे सिंगल ट्रांजैक्शन उसके लिए कितना है, वहां पे कितनी थी 100 रुपए, यहां पे कितनी है 10,000। तो फिर क्या करेगा, द नेम एंड एड्रेस ऑफ, क्या लिखेगा, कस्टमर जो है वो सिंगल ट्रांजैक्शन अगर 10,000 ज्यादा है, ठीक है। ऊपर देखें, दोनों में फर्क समझें, पहले पे है टैक्स पेयर का अपना कम से कम नाम लिखा हुआ, यहां पे इस पॉइंट में कहता है 10,000 से ज्यादा हो तो फिर जिसको बेच रहे हैं उसका नाम भी लिखा जाए, और अगर लाख से ज्यादा हो, सेल्स टैक्स के रेफरेंस से पूछ रहा हूं, CNIC या NTN भी लेना है। क्लियर हो गया। तो ये अब देख लें, अगर छोटी इनवाइस है तो कम से कम आपका नाम तो लिखा हुआ ना, चीजें लिखे और उसको दे दे। लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा का है तो उसका नाम पता पूछ लें, और लाख से ज्यादा है सेल्स टैक्स के रेफरेंस से। चले ठीक, कैश बुक और बैंक बुक, ये पता नहीं बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं उनको पता होगा, मुझे। सेल्स डे बुक और सेल्स लेजर, क्लियर है। आगे चलते हैं, लेजर किससे बनता है, जब डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट करता हूं तो सेल का एक लेजर होता है, डेटर का भी लेजर बनेगा, ये सारी दोनों एंट्रीज किस में जाएंगी, लेजर में जाएंगी। अच्छा, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस, ओके, उसमें सारे क्रेडिट और एक साइड पे डेबिट, ओके। परचेज डे बुक एंड परचेज लेजर, जनरल लेजर, ये कौन सा है, अच्छा चल, वाउचर समझ नहीं है लेकिन ठीक कह रहे हैं। वाउचर ऑफ परचेज एंड एक्सपेंस वेयर सिंगल ट्रांजैक्शन एक्सीड, कौन से वाला, 10,000 विद द नेम ऑफ एड्रेस। तो वाउचर बनाना है,
ठीक है, जर्नल। अच्छा, क्या फर्क है लेजर में और वाउचर में? लेजर है हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन, वाउचर है डबल एंट्री जिसके नीचे सपोर्ट लगी हुई होगी। डबल एंट्री करते हैं कौन? डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, उसका प्रिंट निकालते हैं और उसके नीचे सपोर्ट। अगर उधर 1 लाख लिखा हुआ है तो इनवॉइस पे कितना होना है? 1 लाख। माल कितने का जाना चाहिए? अप्रूवल कितने की होनी चाहिए? सेल ऑर्डर 1 लाख की, ताकि वो आपस में सनद रहे और बवाक जरूरत काम है। चले, वाउचर। वाउचर का पहले पता था? वाउचर का अच्छा ले जी, हाँ सारा पता है आपको पहले। स्टॉक रजिस्टर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चले, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है तो इसकी, ठीक है, इसमें तो खैर वो भी आना चाहिए, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। ठीक है, फिनिश गुड्स का पता होता है, रॉ मटेरियल का पता है। वर्क इन प्रोसेस 30 जून को निकालते हैं, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस रखे तो उसने रॉ मटेरियल से किस में कन्वर्ट हो जाना है? फिनिश गुड में। तो हिसाब किसका ज्यादा रखते हैं? वर्क इन प्रोसेस का नहीं रखते, रॉ मटेरियल का, और किसका रखते हैं? फिनिश। लेकिन 30 जून आ जाए तो वो भी तो है ना हमारे, क्योंकि इन्वेंट्री ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ सेल कम और प्रॉफिट ज्यादा, तो वो इन्वेंट्री ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि प्रॉफिट। दुनिया को इन्वेंट्री ज्यादा दिखाते हैं और सेल्स टैक्स वालों को इन्वेंट्री कम दिखाते हैं ताकि सॉरी इनकम टैक्स वालों को इन्वेंट्री कम दिखाते हैं ताकि टैक्स नहीं समझ आए तो रहने दें। चलें, सपोर्टेड बाय गेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड रिकॉर्ड। इसको आप जो है गुड रिसीट नोट और गुड, जो बड़ी फैक्ट्री होती है उनका गेट पे भी बनता है और आगे जहां पे माल रखते हैं वहां पे भी एक पास बनता है, तो उसको क्या कहते हैं? गेट इनवर्ड और आउटवर्ड। तो बड़ी जो कंपनी है उनका गेट इनवर्ड अलहदा, गुड रिसीट नोट अलहदा। अच्छा देखे ना, इधर से गुड डिस्पैच नोट बना 100 चीजों का, वो उसने लोड करते हुए एक और चीज भी रख दी ट्रक में। जब जाने लगा गेट पे, उन्होंने देखा गुड डिस्पैच नोट दिखाओ, गुड डिस्पैच नोट देखा, चीजें गिनो कितनी लेके जा रहा है, तो 101, भाई एक चीज एक्स्ट्रा लेके जा रही हो, तो एक तरह का चेक है बड़ी उसका। तो गुड डिस्पैच नोट और गेट आउटवर्ड पास बाज दफा एक ही होता है अगर छोटी फैक्ट्री है। ठीक है, जैसे ही ट्रक अंदर दाखिल होता आगे गोदाम है, रख दो जी इधर, तो फिर एक ही बनेगा। लेकिन अगर बड़ी फैक्ट्री है, गोदाम अलहदा है और गेट अलहदा है, तो फिर एक चेक हो जाता है, गेट इनवर्ड बनेगा। यहां से दाखिल हुए कितने? 1200 आइटम, तो आगे गुड रिसीट नोट भी कितने का बनना चाहिए? 1200 का। अगर दरमियान में वो गिरा जाता है कि मेरा गेट इनवर्ड बन गया, दरमियान में चीजें गिरा दी और वापसी पे लोड करके फिर वापस ले गया, तो ये गेट पे गेट इनवर्ड गेट आउटवर्ड, और उधर गुड रिसीट नोट गोदाम में और गुड डिस्पैच नोट। चले, गेट इनवर्ड आउटवर्ड क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ द ऑल आइटम स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूडिंग कौन से वाला? अब आ गया, क्योंकि क्वार्टर खत्म होगा या ईयर खत्म होगा तो हमें क्या वो काउंट करना पड़ेगा? क्या? वर्क इन प्रोसेस भी विद डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड वैल्यू। ठीक है, वापस चलते हैं, एक दफा हम इसको देखते हैं। बोरिंग है, लेकिन मैंने कोशिश किया थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। तो ठीक है, तो फिर क्या करना है भाई? से आपने रिसीट बनानी है या इनवाइस बनानी है या कैश मेमो भी उसी को कहते हैं। उसमें क्या होना चाहिए? टैक्स पेयर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फलां, और क्या होना है? जो चीज़ें बेची उनकी डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट वगैरह और टोटल। ठीक है, और अगर 10,000 से ज़्यादा है तो फिर किसका ना, ठीक है, जो है सेलर का क्या ले लो ना, जो है सॉरी जिस परचेजर का क्या लिख लो, नाम भी लिख लो और एड्रेस भी लिख लो। कैश बुक और बैंक बुक, इनको चेक करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स होता है, पता नहीं बनता है महीने का महीने। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ताकि अगर कोई, अच्छा कोई मुझे बता सकता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? और ये दो चीजें तो आ गई, अनक्रेडिटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, और अनएडजस्टेड प्रॉफिट, और हाँ बैंक चार्जेस, कैश बुक चार्जेस जो आपने नोट नहीं किए, दोबारा जाके सोचिएगा। चले, मुझे अकाउंटिंग नहीं आती, आप बेहतर जानते, खैर सही कह रहे होंगे। अच्छा, सेल्स डे बुक और सेल्स लेजर, परचेज डे बुक और परचेज लेजर, जनरल
जो है लेजर, उसके बाद अगर आपके 10,000 से ज्यादा है तो वाउचर, और फिर कौन से वाला स्टॉक रजिस्टर, जिसमें क्या आता है क्वार्टरली भी आपने जो है उसका वर्क इन प्रोसेस, और बाकी क्या है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, इसका हिसाब रखना है। ठीक है, इससे ऊपर वाला, ठीक है कौन से वाला, वो किसके लिए है, जो 5 लाख से इससे ऊपर और उससे ये वाला कौन से वाले जो 5 लाख से ज्यादा हैं, ये सारे वही हैं, उससे कम होंगे उससे ज्यादा नहीं होंगे। जरा आपने रीड फरमाना है। ठीक है, आज हम चलते हैं कि जो प्रोफेशनल होते हैं, अब जनाब डॉक्टर से हम कह रहे हैं रॉ मटेरियल का हिसाब भी रखा कर। ठीक है, ओके, मैं कौन सा गुर्दे निकाल के बेचता हूं कि मैं गिन के रखा करूं। ठीक है, लें जी, प्रोफेशनल्स लाइक कौन से वाले, मेडिकल प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर, ये सारे वेले लोग। ठीक है, इनसे क्या कहते हैं कि भाई चलो रॉ मटेरियल ना सही, बंदे तो आपके पास आते होंगे, पैसे तो देते होंगे, कैश मेमो, इनवाइस या रिसीट तो जनरेट करते होंगे। ठीक है, उस पे अपना नाम भी तो लिख लिया करो। ठीक है, और जो है जितनी मेडिसिन, दवाई भी देती हैं या दुआएं देती हैं सिर्फ, अगर आप जो है मेडिसिन वगैरह दे रहे हो तो वो लिख लिया करो, लेकिन अगर वकील है तो वो क्या लिखे, वो कुछ ना लिखे। ठीक है, और पेशेंट, और आपने गया हॉस्पिटल गए हैं तो आपका नाम भी पूछते हैं, आपका आईडी कार्ड अक्सर आपसे लेते हैं, उनके लिए जरूरी होता है। ठीक है, उन्हें ठीक है वो पता नहीं। ले जी, however the condition of recording address of the patient shall not apply to the, एक जो क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है वो आपसे कभी भी आपका, तो हॉस्पिटल जाएंगे तो वो आपके आईडी कार्ड मांगते हैं, आपका फोन नंबर, लेकिन आप किस पे जाएं, आप क्लिनिक पे जाएं, आ रहे हैं जा रहे हैं तो वहां पे उनके लिए कस्टमर का रिकॉर्ड रखना जरूरी नहीं है, बस जो पैसे आए हैं उनका रिकॉर्ड रखे, बाकी खैर। डेली अपॉइंटमेंट एंड एंगेजमेंट डायरी, ठीक है, वो बना के इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइंट एंड पेशेंट, जो आ रहा है जा रहा है, जितने बड़े वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप जाएंगे तो वहां पे रिसेप्शनिस्ट होती है, वो आपका नाम पूछते हैं, ये कानूनन उनके लिए जरूरी है कि जो आ रहे हैं उनका क्या रखें, रिकॉर्ड रखें। इसी तरह से डॉक्टर कम से कम नाम जरूर पूछता है। ठीक है, आपके बाकी वो पूछे ना पूछे। डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट, सेल, पेमेंट, परचेज जो है इनके लिए वो क्या है, चूंकि अकाउंटेंट रखना उनके लिए जरूरी नहीं है तो वो किस में रख सकते हैं, सिंगल एंट्री में, और वाउचर ऑफ परचेजेस और एक्सपेंसेस। ठीक है, ओके हो गया। अब आते हैं जनाब, बस खत्म करते हैं इसको। ठीक है, सैलरी के लिए क्या रखना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट होता है जिसपे साल के एंड पे दे भाई इतनी आपकी सैलरी थी, इतना टैक्स, इतने पैसे आपके काट के प्रोविडेंट फंड में जमा करवाए हैं। ठीक है, और बाकी हमने आपको हर महीने दिया, पता नहीं 32,000 से ऊपर हो तो बैंक के थ्रू पे करते हैं, वहां से भी, ठीक है, वहां से भी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सर्टिफिकेट होता है, सैलरी सर्टिफिकेट। सैलरी वाले के लिए क्या दिया जाएगा, सैलरी सर्टिफिकेट जिसपे सैलरी लिखी होती है और जितना टैक्स डिडक्ट होता है वो लिखा होता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पता नहीं कोई रेंट एग्रीमेंट होगा, रेंट एग्रीमेंट होगा, और खर्चे जितने भी हैं जहन में लाएं, क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। आपने लोन लिया, इंश्योरेंस करवाई, कोई रसीद होगी, लोन लिया, लोन एग्रीमेंट होगा, और कौन से उसको डिफेंड करने के लिए वकील किया तो वकील को जो है वकील को कोई पैसे दिए, कोई रसीद होगी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब ये बताएं, आपने फॉरफिटेड डिपॉजिट किया तो उसके साथ कंट्रैक्ट किया होगा कि अगर तुमने पैसे बाकी ना दिए टाइम पे तो इनके लिए इनको भूल जाना, तो ये कंट्रैक्ट आपके पास होगा। अगर वो 1/5 होता है तो लोन एग्रीमेंट में लिखा होगा इतनी सिक्योरिटी दे रहा हूं एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कंट्रैक्ट, मैं आपसे इतने पैसे वापस लूंगा। आप उसको 1/10 किस में, ये सारे लोन एग्रीमेंट और बाकी चीजें आ जाती हैं। जरा पढ़ते हैं, आपने दिमाग पे जोर दिया, आपका शुक्रिया। लें जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, टेनेंसी एग्रीमेंट, कौन से वाला, वही वाला जो, चल ठीक है। टर्मिनेशन एग्रीमेंट उसी में लिखा होगा या अलहदा से होगा। लें जी, हम अलविदा कहते हैं, अल्लाह हाफिज कहते हैं, तो उसका एक अलहदा। रिसीट ऑफ अमाउंट रेंट रिसीव, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्होंने अपनी वो बना के रखी होती है, जिनका रेंट ज्यादा वो होता है, तो जैसे केबल वाला आता है आपको रसीद नहीं देके जाता, ठीक है, इसी तरह से रेंट जब उनको देते हैं तो वो आपको रेंट रिसीट का एक डॉक्यूमेंट देते हैं, वो डुप्लीकेट होता है।
वो एक कार्बन पेपर दरमियान में रखते हैं, ऊपर लिखो तो नीचे लिखा जाता है, ये डुप्लीकेट होता है, ये डुप्लीकेट तो उनके पास भी पड़ा होता है। खैर ये संभाल के रखना छाप। ओके, एविडेंस ऑफ डिडक्शन क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड टू इंश्योर बिल्डिंग लोकल रेट, पता नहीं इनकम टैक्स के अलावा सारे खर्चे पता नहीं। इसका क्या होगा जहन में सोचे, प्लाट लिया, प्लाट बेचा, शेयर लिए, शेयर वारंट्स होते हैं, पता नहीं क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड तो उधर चला जाएगा ना, डिविडेंड तो उधर चला जाएगा। और क्या, फर्नीचर लिया, फर्नीचर बेचा, भाई वो पर्सनल एसेट है मूवेबल, उस पे नहीं। और कौन से, ज्वेलरी ली, ज्वेलरी ऐसे जाते हुए ऐसे कहा 10 रुपए की ज्वेलरी देना, उसने पकड़ा, कोई रसीद नहीं होगी। ओ भाई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है ज्वेलर्स, अगर वो कार्ड नहीं रखते तो उसको आमला वाले, हाशिम मामला नहीं ना बायो मामला, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाले उठा के ले जाएंगे उनको। ये बहुत है, ये ज्वेलर बड़ी सख्ती कर रहे हैं, बड़ी पक्की पक्की इनवाइसेस आपको बना के दे रहे हैं आजकल, बड़ी सख्ती है। ठीक है, गोल्ड का रेट रहता, मेकिंग के अलहदा सारे चार्जेस, काट कोई होती है रत्ती माशा की, वो काट वगैरह सारा। ठीक है, ज्वेलर नहीं काटता उसमें से। अच्छा एविडेंस ऑफ कास्ट, ठीक है, एक्वायरिंग द कैपिटल एसेट। ठीक है, तो आपके पास एविडेंस ओके भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लें जी, एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन से वाली, शायद पीछे वाला ना है, जरा देख लेते हैं। एविडेंस कौन से वाला, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कौन से वाला, कैपिटल एसेट। ठीक है, कैपिटल एसेट जो भी होगा, कैपिटल एसेट में पता है 3 तरह के, अल्लाह दी कसम है 3 तरह, 4 तरह के। ठीक है, अच्छा उनमें से जो भी खरीदो, ज्वेलरी खरीदो, शेयर खरीदो, उन सब का क्या रखना है, एविडेंस। फिर एविडेंस ऑफ डिडक्शन, कोई भी एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ज्वेलरी के अगेंस्ट और उनके खिलाफ पता नहीं लॉस नहीं होता, उनका लॉस नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो है अगर शेयर आप बेच रहे हैं उस पर कमीशन पे किया, अलाउड है, उसका कह रहा है कि कोई ना कोई हिसाब किताब जरूर रखें। ठीक है, एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसीडरेशन रिसीव ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, जो आपके पास पैसे आए तो आपने उसका हिसाब, तो कॉस्ट, सेल और डिडक्शन, इन तीनों का आपने क्या रखना, एविडेंस। इससे ज्यादा वो डिटेल में नहीं गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। ठीक है, आगे एफटीआर में चला जाता है, लेकिन है तो पता नहीं एक डिविडेंड जाता भी है फॉरेन सोर्स कंपनी का, तो सही कह रहे। ओके, रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और कौन से वाला, प्रॉफिट ऑन दैट, वो 5 मिलियन और वो वाले कंपनी वाला, वो सारा हिसाब। ओके, ग्राउंड रेंट जी, और कौन से वाला, एन्युटी और पेंशन, ये पता नहीं कैसे, ये तो सैलरी में जाना चाहिए। थर्ड पार्टी से, अगर थर्ड पार्टी, हाँ ठीक है, ओके, प्राइज मनी बॉन्ड, ये सारे किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही है। फिर कौन से वाला, प्रोविजन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो पता नहीं अमाउंट भी लेते और ओके चले, लें जी, लोन एडवांसेस या कोई और, तो इनका हमें पढ़ लेते हैं। कुछ हमारे कंसेप्ट में होगा। डिविडेंड के लिए क्या होता है, डिविडेंड वारंट्स कहते हैं, ठीक है, जिनको वारंट कहते हैं आप। ठीक है, ये वही वाला, तो वो डिविडेंड आपको इतना मिला, आपको एक रसीद दे देते हैं कि आपको डिविडेंड इतना मिला, आपके पास भी क्या आती है, एविडेंस आती है। रॉयल्टी अगर है तो रॉयल्टी एग्रीमेंट, जैसे पेप्सी वाले अपने नाम का चार्ज कर रहे हैं, अलाइड स्कूल वाले चार्ज कर रहे होंगे, तो एक एग्रीमेंट बनेगा कि भाई जितनी फीस आएगी उसका 10%, 20% जितना भी होता है वो किसको देंगे, आप हमें देंगे। चलिए ये वाली बात समझ आए। प्रॉफिट ऑन डेट कहां से मिलेगा, अगर तो प्रेस्क्राइब्ड पर्सन है, बैंक होगा, गवर्नमेंट होगी, ये है ना प्रेस्क्राइब पर्सन, तो उनके साथ तो बकायदा होता ही डॉक्यूमेंट्स पे है। जरा देख लेते हैं, एविडेंस एंड डिटेल ऑफ द प्रॉफिट यील्डिंग डेट, जितना ओके प्रॉफिट यील्डिंग डेट, जितना भी प्रॉफिट आया डेट पे वो हमें
एविडेंस ऑफ द प्रॉफिट ऑन डेट एंड टैक्स डिडक्टेड देयर ऑन, पता नहीं प्रॉफिट ऑन डेट मिलता है उस पर टैक्स डिडक्ट हो जाता है, जो डिविडेंड मिलता है उस पर भी टैक्स 15% डिडक्ट हो जाता है, तो कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट देंगे ना। मेरा 8 लाख बनता था, मुझे 7 लाख दे रहे हैं, तो लाख की कोई ना कोई रसीद तो देंगे ना, ऐसे तो मैं नहीं घर जाने वाला पूरे पैसे लेकर। लाइक सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और बैंक अकाउंट, बैंक कहेगा आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हो गए, इतने मैंने ज़कात काट ली और इतना मैंने विद होल्डिंग टैक्स काट लिया। ये ज़कात वाली तो हमने शायद डिविडेंड की सूरत में पढ़ा भी था, वो हमें रिसीट दे देता है और बाकियों को हम एक्स करके पता नहीं उस तक, तो हाँ डिडक्शन का सर्टिफिकेट होता। एविडेंस ऑफ ज़कात डिडक्टेड, वो आ गई, क्लियर है। लेकिन जी ग्राउंड रेंट का कोई एग्रीमेंट, ग्राउंड रेंट को पता है ना कंसेप्ट, वो यूबीएल वालों ने ऊपर वाली बिल्डिंग जो दे देती थी, तो जिस तरह से आम बिल्डिंग का या प्लाट का होता है उसी तरह से प्लाट अगर किसी का बिल्डिंग मैंने बना ली, अब मैं उसको प्लाट के पैसे दे रहा हूं तो कोई ना कोई तो एग्रीमेंट होगा। चले एनुटी, एविडेंस ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, पेंशन थर्ड पार्टी से मिले या किसी से मिले, कोई ना कोई आपकी बैंक स्टेटमेंट ही कम से कम हो जाएगी ना जिसमें पैसे आए होंगे। चले फिर कौन से वाला, एविडेंस ऑफ इनकम, कौन से वाला, प्राइज मनी जब होगी तो इनाम निकलता है, ठीक है। ये छोटी 10 रुपए वाली जो है वो पुड़िया तो नहीं होगी ना, कोई बड़ा इनाम होगा, उसमें कोई ना कोई होगा। फिर कौन से वाला, आपसे कहते हैं जनाब आप जो है आपकी जमीन से हमने कोई गोल्ड निकालना है, तो कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा, वरना तो भाग जाएंगे। ले जी, उसके बाद कौन से वाला, लोन है तो उसका भी कोई ना कोई एविडेंस तो होना है। तो ज्यादा ये जरूरत क्या, जोर किस पे दे रहा है, एविडेंस। आपने प्रैक्टिकली सोचना है, बहुत सारी बातें आपके वैसे जहन में आज क्लियर हो गया। यहां तक हुआ कंप्लीट, बहुत बोर कर लिया मैंने आपको, मजीद बोर होने के लिए देखते रहिए यही वाला। चले ठीक है, अल्लाह ही हाफिज़। अब ठीक है, चले ठीक है, बस यहीं से स्टार्ट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।